राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ गए हैं। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो भाई साहब आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे बंगाल की राजनीति पे, और पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उस पे आपके क्या विचार हैं। पर बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं जरा एक दर्शकों से अपील कर दूं। दर्शकों, मेरी ये पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, ये मेरे लेखों का संकलन है। इस पुस्तक का मूल्य 600 रुपया है और असल में ये पुस्तक मेरे आश्रम में बन रही गौशाला और पशु चिकित्सालय की सहायतार्थ एक फंड रेजिंग का प्रयास है। इस पुस्तक को यदि आप 600 रुपये इसका जो मूल्य उसमें खरीदते हैं तो ये पैसा मेरे उस आश्रम में गौशाला के निर्माण में खर्च होना है। ये जो सामने नंबर चल रहा है 7696409623, इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या इस बैंक अकाउंट में या ऊपर क्यूआर कोड में कोई भी सहायता राशि भेज के ये पुस्तक मंगा सकते हैं। कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है वो। और इसी नंबर पे आप अपना मुझे एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड भेज दें तो ये पुस्तक आप तक आ जाएगी। अब मैं भाई साहब से बातचीत शुरू करूंगा। भाई साहब, जैसे ईडी की रेड पे ममता बनर्जी ने रेड की और उसके बाद ममता के गुंडे हाई कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही थी, प्रोसीडिंग चल रही थी, उसमें घुस गए। तो एक तरह से ममता ने बैक टू बैक केंद्र को धमकाया, ईडी को धमकाया। गृह मंत्री अमित शाह के लिए तो बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद हाईकोर्ट तक चढ़ गई, उसके गुंडे चढ़ गए। तो सर, ममता कोई बच्ची तो है नहीं, वो तो बहुत ही, आई थिंक, हिंदुस्तान की आज की सबसे श्रूड पॉलिटिशियन है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जानबूझ की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया काम है क्या है? और अगले चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं आज जी। बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है। उनको पता है कि स्थितियां परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं। वो बहाना तलाश कर रही थी। ईडी के छापे की कार्रवाई उनको एक सॉलिड बहाना दिखा, अवसर दिखा, और उसको मुद्दा बनाकर उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। देखिए, जब एब्सोल्यूट पावर आपके पास होती है, शक्ति आपके पास होती है, सत्ता आपके पास होती है, तो आप कई चीजें या तो भूल जाते हैं या बिसरा देते हैं या ओवरलुक करते हैं। और उनको लगता है कि जो माहौल है इस समय कुल मिलाकर के, एसआईआर हुआ है, जो जिनका वो विरोध कर रही थी पहले, सीएए का, वो लागू नहीं होने दूंगी, वो भी लागू हो गया। उसके बाद फिर वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगी, मेरी लास्ट पर से होकर के गुजरना पड़ेगा, वो भी लागू हो गया। फिर एसआईआर पर भी इन्होंने ऐसी ही धमकी दी, पश्चिम बंगाल में नहीं होने दूंगी, वो भी हो गया। इनको लग रहा है कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो अब चुक रही है, और जिनको समझाने के लिए, जिनको यूनाइट करने के लिए ये सब वो कर रही थी, कह रही थी, उनमें भी ममता बनर्जी के बारे में कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। ये अलग बात है कि उनके पास अभी भी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प के रूप में भी कुछ चेहरे अब सामने आए हैं। जैसे वो हुमायूं कबीर है, जो एक वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने का ठेका जिसने ले लिया है। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और उसके बीच में कुछ बातचीत की खबर बीच में चली थी। ये भी जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस और वामपंथी भी इस बार ताकत लगाएंगे। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि कहीं ना घर के रहे ना घाट के। तो उन्होंने जैसे सिलीगुड़ी में कहा कि महाकाल का मंदिर बनाएंगे, यहाँ कोलकाता में आसपास कहा कि
हम दुर्गा आंगन बनाएंगे, 3-4 ऐसी उन्होंने गिमिक्री की है, इस तरह की चीजें की हैं। लेकिन इतना भर शायद उनके लिए काफी नहीं है, क्योंकि अब 15 साल हो जाएंगे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने कुछ खास किया हो, लोगों के जीवन में कोई सुधार हुआ हो, कोई परिवर्तन दिखा हो, या नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहें कि आपने कोई सड़कें बहुत बेहतर बना दी हों, पीने के पानी की व्यवस्था कर दी हो, चिकित्सा सुविधाएं और बढ़ा दी हों, या जो अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें आपने सीटें बढ़ा दी हों, रोजगार जनरेट किए हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। जमीन पर आपने कुछ नहीं किया सिवाय नाटक नौटंकी के और केंद्र से टकराव मोल लेते रहने के सिवा। तो उनको लग रहा था कि कोई एक मौका मिले जिसमें मैं विक्टिम कार्ड खेलूं, और कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने एलोबरेट करने की कोशिश की कि साहब हमारी जो तैयारियां थी, मेरे जो कैंडिडेट की लिस्ट थी, हमारी जो रणनीति थी चुनाव को लेकर के, उसको अमित शाह ने चुराने की कोशिश की, ऐसा किया वैसा किया, मैं ये होने नहीं दूंगी। एक्चुअल में क्या है कि सारी चीजें एक तरीके से गड्ढमड्ढ हुई, वो सोच समझ नहीं पाई कि ये चीज उल्टी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी, इससे उनको नुकसान होगा या फायदा होगा। इसलिए वो जैसे ही उनको पता लगा कि आईपैक के सीईओ प्रतीक जैन के आवास पर भी और दफ्तर पर भी छापे पड़ रहे हैं, और शायद जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके बाबा जी, शायद कुछ चीजें वहां पर इन्होंने रखी हुई थी, तो उनको हासिल करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने ईडी के अफसरों को धमकाया, उनसे कागजात डिवाइसेस वगैरह छीने, वो केस गंभीर बन चुका है, ऑलरेडी गंभीर बन चुका है। ममता बनर्जी की जगह कोई और होता तो अब तक गिरफ्तार हो गया होता। ममता बनर्जी चूंकि चीफ मिनिस्टर भी हैं, पद पर है, इसलिए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए हाई कोर्ट में भी हल्ला गुल्ला करवाया, वहां इतनी भीड़ भिड़वा दी, पहुंचवा दी, ट्रेनी वकीलों के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर, कि जज साहिबा को कुर्सी छोड़ करके जाना पड़ा। कोई और जज होता तो शायद इन चीजों को अनदेखा करता या पुलिस फोर्स मंगा करके वहां से भीड़ को छटवा देता और सुनवाई आगे जारी रखता, क्योंकि संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स छीने गए थे, इनके कब्जे से लेकर के अपने कब्जे में लिए गए थे। मामला बेहद संगीन है, गंभीर है। सबसे पहले तो उन डॉक्यूमेंट्स को तलब किया जाना चाहिए था कोर्ट में कि वो सारे डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में जमा कराइए। बजाय इसके उन्होंने 14 जनवरी की तारीख दे दी कि अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी, यानी कई दिन बाद होगी। 9 तारीख को, 9 जनवरी को ये सब हुआ था कोर्ट में, और 5 दिन बाद की तारीख दे दी। तो ईडी के सामने कोई चारा नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तत्काल कोई ईडी को राहत मिलने वाली है, लेकिन ये इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। ममता बनर्जी ने एक गलत नजीर पेश कर दी है। आगे को हर किसी का ये दुस्साहस हो जाएगा कि वो सीबीआई हो तो, ईडी हो तो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो तो, उन डिपार्टमेंट्स की जब इस तरह की रेड होंगी जगह जगह, तो वहां पर लोग डिस्टरबेंस भी करेंगे, इस तरह की हरकतें भी करेंगे जो ममता बनर्जी ने की है। तो मुझे लगता नहीं कि एक विक्टिम कार्ड खेलने के चक्कर में ममता बनर्जी कभी ठंडे दिमाग से सोचेंगी कि इन्होंने जो भारतीय व्यवस्था है, जो संविधान के तहत काम करने वाली संस्थाएं हैं, खास तौर से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उनके लिए आने वाले समय के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज कर दिया है, कितनी बड़ी एक गलत नजीर पेश कर दी है।
तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, चुनाव पे इसके इन घटनाओं का क्या ममता बनर्जी के जो कैडर पे के मोराल पे भी कोई असर आप देखते हैं क्या? वो कैडर जो हताश था, उनके अंदर जोश भरने के लिए कि हमारी दीदी तो ऐसा कर लेती है, हमारी दीदी तो ईडी को भी पकड़ लेती है, हमारी दीदी अमित शाह से नहीं डरती, हमारी दीदी तो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरती, हाई कोर्ट से नहीं डरती। अपने कैडर को वो रिजुवेनेट करना चाहती थी, एनर्जाइज करना चाहती थी, उनमें जोश भर रही थी कि नहीं घबराओ मत, मैं कमजोर नहीं हुई हूं। मुझे लगता है मेन मकसद यही था उनका, मेन मकसद तो उनका यही था, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं पिछले दिनों में, एसआईआर कंप्लीट हुआ, मतलब प्रक्रिया चल रही है जी, इनके रोके रुका नहीं है, वक्फ कानून लागू हो गया, सीएए लागू हो गया, अमित शाह को इन्होंने धमकाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई रुकी तो है नहीं, वो सब काम हो रहे हैं। इनका जो वोटर हुआ करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मतदाता सूची में जिनके नाम थे, उनके नाम पर जो वोट जैसे पड़वाती थी, वो सब भी एक एक करके भाग गए हैं। रोहिंग्याज थे, बांग्लादेशी थे, तो बड़ा झटका लगा है, बड़ा धक्का लगा है उनको। उनको लग रहा है कि पिछले चुनाव में दोनों दलों के बीच में, बीजेपी और टीएमसी के बीच में 10% वोट शेयर का अंतर था। अगर भारतीय जनता पार्टी 3-4% बढ़ जाती है, तो जाहिर है टीएमसी 3-4% घट जाएगी, और ऐसे में बहुत करीबी मुकाबला होगा। और जो अतीत के जो बैटल रहे हैं, चुनाव की जंग रही है, उसमें हमने देखा है कि जो सत्ता में पार्टी होती है, उसका अगर 3-4% वोट नीचे जाता है और विपक्षी दल का ऊपर आता है, तो उसमें कई बार सत्ताएं बदल जाती हैं। तो ममता बनर्जी को एक सहानुभूति बटोरने का अस्त्र चाहिए था। मुझे लगता नहीं है कि सेंट्रल एजेंसी के ऊपर आप अगर अटैक कर रही हैं, करवा रही हैं, इससे पहले भी वैसा हो चुका है। सीबीआई या ईडी के अधिकारी वो जहांगीर को, शाहजहां को पकड़ने के लिए जब गए थे, तो उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। खुद ममता बनर्जी जब कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार थे, उनके खिलाफ कोई शारदा नारदा वाला कोई मामला था, तो उसमें जो है सीबीआई के ऑफिस के बाहर जाकर के धरने पर बैठ गई थी। तो सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ ये लगातार इस तरह की चीजें करती रही हैं, लोगों को उकसाती रही हैं, अपने कैडर को ये मैसेज देने की कोशिश भी करती रही हैं कि मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं प्रधानमंत्री से डरती, ना गृह मंत्री से, ना इन एजेंसियों से डरती हूं। तो वो कई मैसेज देना चाहती हैं। अब इस मुहिम को, इस घटना को वो कितना आगे ले जा पाएंगी, सहानुभूति वोट बटोर पाएंगी, नहीं बटोर पाएंगी, क्योंकि 15 साल हो गए ना बंगाल की जनता को भी ये नाटक नौटंकी और तमाशा देखते हुए और इनकी बयानबाजी देखते हुए, और इनको विफल होते हुए भी देख चुकी है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख लेता है, क्या दिशा निर्देश देता है। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट से हो गए, जैसा कि ईडी ने मांगा है, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो, डीजीपी के खिलाफ हो, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग मान ली, तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी भाई साहब ये मुझे एक बात बताइए, ये मोदी और अमित शाह जी ममता बनर्जी के सामने इतने लाचार क्यों नजर आते हैं, और क्या वाकई राष्ट्रपति शासन लगाना इतना
जटिल या इतना कठिन या इतना टेक्निकली मतलब मुश्किल काम है क्या कि आखिर इस ऑप्शन का उपयोग आज तक मोदी जी ने क्यों नहीं किया? मोदी जी ने तो कहीं भी नहीं किया, एक उत्तराखंड को छोड़ करके। 2014 के बाद से अब तक मोदी जी ने किसी भी राज्य में 356, 355 का उपयोग नहीं किया। ये तो डे वन से धारा 356 के दुरुपयोग का ही तो विरोध करते आ रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से कांग्रेस के शासन में बर्खास्त किया गया, चलता किया गया, आज कांग्रेस उसी का तो खामियाजा भुगत रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये परसेप्शन नहीं बनने देना चाहते कि इसमें और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, इनकी अप्रोच और सोच में कोई अंतर नहीं है। ये भी चुनी हुई सरकारों को चलता करते हैं, ये भी तानाशाह है, इनका भी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, वो नहीं करेंगे। और अगर किया भी तो मेरा ये मानना है कि जब कोई और रास्ता दिखाई नहीं देगा तब करेंगे, वरना वो अभी भी मेरा यही मानना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। पर आपको क्या लगता है इस बार वाकई बीजेपी के जीतने के चांसेस आपको लग रहे हैं बंगाल में? अमित शाह ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आंकड़े पेश करके ये साबित किया था कि जितनी तेजी से कोई विपक्षी दल इस तरीके से वोट शेयर के मामले में, सीटों के मामले में आगे बढ़ता है चुनाव दर चुनाव, उसमें सत्ताएं बदली हैं अतीत में, और इस बार वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और जो स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसमें हमें भी लगता है कि इस बार अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो आश्चर्य होगा लोगों को। इस बार इस बात के कहीं अधिक और सर्वाधिक आसार हैं, इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, इसीलिए परेशान है। सर इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल नहीं है कि ममता बनर्जी वाकई परेशान हैं, बौखलाई हुई हैं और इसी बौखलाहट में ये उल्टे सीधे कदम उठा रही हैं, कानून अपने हाथ में ले रही हैं। मतलब यहाँ तक वो चली गई हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर तक होने की संभावनाएं बन गई हैं। चलिए साहब देखते हैं क्या होता है, पर इतना तय है कि इस बार का बंगाल की लड़ाई इस बार की वाकई बहुत मजेदार होने जा रही है। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं आजकल और मैं भी ये वीडियो पुणे से बना रहा हूँ। मैं आजकल पुणे आया हुआ हूँ म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको कवर करना है। तो दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।